हेलो। चलिए, तो पिछले क्लास में कुछ बच्चे नहीं आए थे तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। कैंटिलीवर, जैसे मैंने वन वे स्लैब पढ़ाया था आपको, वैसे आपको कैंटिलीवर स्लैब पढ़ाया था पिछले क्लास में। ठीक है, तो एक मिनट। तो ये था वो कैंटिलीवर स्लैब। ठीक है, कैंटिलीवर स्लैब में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, वो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या होता है, आपका ओवरहैंग गिवन होता है एक। ठीक है, ओवरहैंग। ठीक है, चलिए मैं स्लाइड से शुरू ही कर देता हूँ। ठीक है, इसमें ओवरहैंग एक गिवन होता है, वही हमारा इफेक्टिव लेंथ भी होता है, क्लियर लेंथ भी होता है। ठीक है, वह कैंटिलीवर स्लैब के लिए। ठीक है, यही हमारा एल इफेक्टिव है और यही यही हमारा एल क्लियर है। ठीक है, तो मतलब एल क्लियर भी यही है, तो वी यू के लिए भी इसी को यूज करेंगे। एल इफेक्टिव भी यही है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट के लिए भी इसी को यूज करेंगे। ठीक है, वैसे हमने कैंटिलीवर में क्या सीखा था कि एल नॉट प्लस डी बाई टू यही होता है एल इफेक्टिव उसका, है ना। पर यहाँ पर वन कैंटिलीवर स्लैब में हम सिर्फ उसको डिजाइन करते हैं जो हमारे फिक्स सपोर्ट से आगे होता है। ठीक है, और कैंटिलीवर स्लैब कहाँ पे यूज होता है, नॉर्मली बालकनीज में यूज होता है। ठीक है, जैसे ये आपकी बालकनी है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बॉल है जिसके साथ लगा हुआ है वो, और यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका कैंटिलीवर स्लैब होता है। ठीक है, या तो बालकनीज में यूज होता है, या तो छज्जा में देखा ही होगा, बिल्डिंगों के छज्जे जो होते हैं, उन छज्जों में भी नीचे कोई सपोर्ट नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे कैंटिलीवर स्लैब यूज होता है। इम्पोज लोड 1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का गिवन है, प्लस वेट ऑफ फिनिशिंग भी गिवन है। ठीक है, वेट ऑफ फिनिशिंग मतलब उस पर जो टाइलिंग होगी, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट का जो उसके ऊपर लेयर लगेगी, ठीक है, उन सब का वेट है ये। ठीक है, स्लैब का वेट नहीं है ये। ठीक है, तो स्लैब का वेट अलग से निकालना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए। तो शुरुआत में हम डी मानते हैं, तो डी हम इसमें एल बाई डी रेशियो से मानते हैं। एल बाई डी रेशियो कैंटिलीवर के लिए क्या होता है बताओ, 7 होता है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका जो परसेंटेज स्टील है उसके हिसाब से मॉड्यूलेशन फैक्टर लगता है। तो सिंपली सपोर्टेड में हम 25 to 30 मानते थे, बल्कि होता उसका बाय डिफॉल्ट 20 था। तो मैंने कहा था यार 20 यूज कीजिए या 25 30 यूज कीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर या तो 7 यूज कीजिए, या तो आप मान के चलिए कि इसके वजह से मॉडिफाई होगा, तो 10 से लेकर 12 तक कोई भी फैक्टर यूज कर लीजिए। ठीक है, नॉर्मली हम 10 यूज करते हैं इसमें। ठीक है, हमने 10 यूज करके क्वेश्चन किया था। ठीक है, बस यही यही चीजें हैं, और बाकी आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम क्या होता है कैंटिलीवर में, डब्ल्यू यू इंटू एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ये पता ही है आपको। ठीक है, और शेयर के लिए बस चेक होता है, डिजाइन तो होता नहीं है शेयर के लिए, और शेयर कितना होता है मैक्सिमम शेयर, डब्ल्यू यू इंटू एल। ठीक है, दोनों में ही 1.25 आएगा। ठीक है, दोनों में 1.25 आएगा। ठीक है, चलिए, बस इतनी चीजें थी इसमें ध्यान रखने की। ठीक है, बाकी आपको पता है कि डेवलपमेंट लेंथ चेक सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या होता था, एल डी लेस देन इक्वल टू एम वन बाई वी यू प्लस एल नॉट, है कि नहीं। ये किस लिए होता था, सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए, है ना, सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए होता था। ठीक है, पर यहाँ पर एल डी, यहाँ पर क्या चेक होता है कि जैसे आपका ये कैंटिलीवर है, ठीक है, ये आपका कैंटिलीवर है, इसमें मेन स्टील कहाँ लगता है बताओ, मेन स्टील जल्दी बताओ चैट पे कहाँ लगता है, जितने ही बच्चे हैं बताओ इसका, इसमें जो मेन स्टील है टेंशन के लिए वो कहाँ पे लगता है, जल्दी बताओ चैट पे। और अब आज ही बच्चे कम आए हैं वैसे। ठीक है, अपर फेस, बिल्कुल राहुल, बिल्कुल सही। ठीक है, तो देखिए, जो आपका ऊपर लगेगा आपका स्टील, ये स्टील लगेगा, तो यहाँ पर ये इंश्योर करते हैं कि फिक्स सपोर्ट के आगे ये स्टील एल डी लेंथ तक घुस जाए। ठीक है, एल डी लेंथ तक घुस जाए। ठीक है, ये इंश्योर करते हैं हम। ठीक है, एल डी का ये यूज है कैंटिलीवर में। ठीक है, चलिए, चलिए मैं क्लियर करता हूँ ड्राइंग। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन ऐसे करा रखा है, आप वीडियो में देख लेना अगर कोई और डाउट है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, सेम टू सेम जो चीज़ें मैंने बोली है वही है। ठीक है, चलिए मैं इसको एग्जिट करता हूँ। ठीक है, हम टू वे स्लैब के, हमने टू वे स्लैब शुरू करी थी पिछले क्लास में। ठीक है, तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास। ठीक है, तो टू वे स्लैब में क्या होता है आपका, एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो लेस देन टू होता है। ठीक है, लेस देन टू, टू वे स्लैब में। ठीक है, और इसमें आपका एम वाई और एम एक्स दोनों ही बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेबल होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, वन वे स्लैब में आपका एल वाई बाई एल एक्स ग्रेटर देन 2.0 था, है कि नहीं, जिसकी वजह से सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आपका
95% तक लोड आ जा रहा था, है कि नहीं? तो हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट निकाली थी और एक्स डायरेक्शन में मेन रीइंफोर्समेंट दे दिया था, है कि नहीं? और वाई डायरेक्शन में क्या दिया था हमने? डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है? पर टू वे स्लैब में हम दोनों तरफ रीइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है? टू वे स्लैब में हम दोनों तरफ रीइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है? इसके न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपको आपका, ठीक है? पर इसमें जो रीइंफोर्समेंट होती है वो कैसे लगाते हैं, ठीक है? जैसे आपका ये आपका स्लैब है, ठीक है? समझ लीजिए ये बाई डायरेक्शन है, ये बाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है? तो जैसे आपके रीइंफोर्समेंट लग रहे हैं, ठीक है? तो कुछ एक तो होता है कि रीइंफोर्समेंट सिर्फ मिडिल पार्ट में लगते हैं और एंड पार्ट में से डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट लगता है, ठीक है? ऐसे कई सारे चीजें हैं टू वे स्लैब में जो हमें आईएस कोड से मिलते हैं, ठीक है? कि उसके रीइंफोर्समेंट आपको लगाने कैसे हैं उसमें, ठीक है? वही मेन होता है टू वे स्लैब का, तो वही समझना है। बाकी आपका एम वाई और एम एक्स आपको याद है, हम एम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कैसे निकालते थे वन वे स्लैब में? अगर सिंपली सपोर्टेड था WL²/8 और अगर कैंटिलीवर था WL²/2, है कि नहीं? ये दोनों किसके लिए थे? ये दोनों किसके लिए थे? ये थे आपके सिंपली सपोर्टेड के लिए, ठीक है? नहीं, सिंपली सपोर्टेड के लिए नहीं, सॉरी, एक मिनट, ये थे आपके वन वे स्लैब के लिए, ठीक है? इसलिए थे वन वे स्लैब के लिए, ठीक है? पर यहाँ पर आपका फॉर्मूला अलग है, अल्फा वाई आ जाता है अल्फा एक्स इंटू WU इंटू WU इंटू LX का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, चाहे आप वाई डायरेक्शन का मोमेंट निकाल रहे हो चाहे एक्स डायरेक्शन का, यूज हमेशा LX² होगा, ठीक है? यूज हमेशा LX² होगा। चेंज इससे आएगा अल्फा वाई और अल्फा एक्स से, ठीक है? ये आपका आईएस कोड में टेबल नंबर 26 है, पेज नंबर 91 में, ठीक है? उसमें आपको ये अल्फा वाई अल्फा एक्स के वैल्यू मिलते हैं, ठीक है? आपको अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू कैसे लेने हैं, किस चीज पे डिपेंड करता है? वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? वो भी समझाऊंगा मैं आपको आज, ठीक है? और ये ध्यान रखना, अल्फा वाई हमेशा लेस देन और इक्वल टू अल्फा एक्स होता है, ठीक है? अल्फा वाई अल्फा एक्स के इक्वल तभी होता है जब LY/LX का रेशियो जो होता है 1 होता है, ठीक है? जब LY/LX 1 होता है, ठीक है? बाकी जैसे LY/LX 1 से बड़ा होने लगता है, ठीक है, वैसे वैसे हमारा अल्फा वाई अल्फा एक्स से कम होने लगता है, ठीक है? तो ये बताओ, अगर अल्फा वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स, तो क्या एम वाई कभी भी एम एक्स से ज्यादा हो सकता है? बताओ चैट पे, क्या एम वाई ग्रेटर देन एम एक्स हो सकता है? बताओ, वाई या एन बोलो, वाई फॉर यस, एन फॉर नो, जल्दी बोलो, यस या नो? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है? कभी नहीं बड़ा हो सकता उससे, ठीक है? क्योंकि अल्फा वाई कभी भी अल्फा एक्स से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है? बाकी पार्टिसिपेंट्स तो आज भी कम है, आज तो तुम्हारा सीआर भी शायद नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं, वेट नहीं कर सकते और, ठीक है? क्योंकि आज दो टॉपिक्स पढ़ाने हैं मेरे को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है? चलिए, टू वे स्लैब्स आर दोज which are supported on all the four edges, ठीक है? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही स्लैब के चैप्टर में पढ़ाया था कि टू वे स्लैब वो होती है जिसमें सब एजेस पे सपोर्ट होता है, ठीक है? यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, तो वो ऐसे भी बेंड होता है और वो ऐसे भी बेंड होता है, ठीक है? ये एक बेंडिंग होती है, ये एक बेंडिंग होती है, इन्हीं के हमें मोमेंट्स निकालने होते हैं इसमें, और उन्हीं के मैंने आपके फॉर्मुलेज बताए थे अल्फा एक्स और अल्फा वाई वाले अभी, ठीक है? चलिए, इन दिस टाइप ऑफ स्लैब बेंडिंग अकर्स इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है? लॉन्गर डायरेक्शन में भी, लॉन्गर डायरेक्शन कौन सा होता है बताओ? एल वाई होता है ना? एल वाई होता है, ठीक है? और शॉर्ट डायरेक्शन क्या होता है? एल एक्स, ठीक है? ठीक है, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेस्ट्रेंड, एक होता है अनरेस्ट्रेंड, ठीक है? रेस्ट्रेंड क्या होता है? जैसे आपका स्लैब ऐसे बैठा है, ठीक है? स्लैब बीम के ऊपर बैठा है, ठीक है? आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे करता है डिफ्लेक्ट? कैसे करता है डिफ्लेक्ट? ऐसे डिफ्लेक्ट करता है कि नहीं? तो अगर आप देखोगे, ये एंड में ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, सपोर्ट से भी उड़ जा रहा है, वो सपोर्ट के ऊपर से भी उड़ जा रहा है, ठीक है? तो जिसमें ये सपोर्ट पे ऐसा कुछ फैक्टर नहीं होता जिसकी वजह से ये उठना बंद कर दे वहां पे, ठीक है? ये ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है? मतलब एंड में सपोर्ट को छोड़ देगा ये, ठीक है? यहाँ पे एंड उड़ जा रहा है सपोर्ट से, ठीक है? तो रेस्ट्रेंट क्या होता है? रेस्ट्रेंट में क्या होता है, आपका सपोर्ट से उठ नहीं पाता वो, ठीक है? जैसे आपका ऐसा स्लैब है, ठीक है? ऐसा स्लैब है आपका, ठीक है? तो
यहाँ पर तो ये बेंड हो जा रहा है, ठीक है, पर यहाँ पर बेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सपोर्ट चिपका हुआ रहेगा, एंड में ऊपर बेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर बेंड नहीं हो पाया, इसलिए तो क्या बोलते हैं, रेस्ट्रेंड, ठीक है। मैक्सिमम आपके जो स्लैब्स होते हैं वो रेस्ट्रेंड ही होते हैं, ठीक है। सपोर्ट को उसको उठने नहीं दिया जाता है, ठीक है। सपोर्ट पे कंप्रेशन हुआ तो रेस्ट्रेन नहीं होगा, सपोर्ट पे कंप्रेशन हुआ तो रेस्ट्रेन तो होगा, क्यों नहीं होगा बताओ। देखो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अगर आपका, देखिए दो तरीके के रेस्ट्रेन होते हैं, ठीक है, राहुल आप समझेंगे सेकंड केस में, ठीक है। दो तरीके के रेस्ट्रेन होते हैं, ठीक है। स्पेसिफाइज टू वेज ऑफ प्रोवाइडिंग फिक्सिटी और रेस्ट्रेंट इन द केस ऑफ रेस्ट्रेंट स्लैब, ठीक है। द स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड ऑन फोर एजेस बाय बीम्स, द बीम्स एंड स्लैब आर कास्ट मोनोलिथिक। मतलब देखिए, जैसे आपका ये बीम है और ये स्लैब है, तो दोनों की कंक्रीटिंग जो है वो साइमल्टेनियसली हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कंक्रीटिंग गया और यहाँ पर भी कंक्रीट गया, ठीक है। दोनों की कास्टिंग एक साथ हुई है, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ये बन गया मोनोलिथिक, ठीक है। कंटिन्यूस बन गया, यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं आया बीच में, कंटिन्यूस बन गया, ठीक है। कास्टिंग उसकी एक साथ हुई थी, तो कास्टिंग अगर एक साथ हुई है तो क्या बन जाएगा, कास्टिंग अगर एक साथ हुई है, मैंने बताया था क्या बन जाएगा, मोनोलिथिक, ठीक है। तो अगर वो मोनोलिथिक बन गया तो उसके वजह से भी स्लैब बीम को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जब स्लैब अगर बेंड भी कर गया ऐसे, तो यहाँ पर स्लैब सपोर्ट को नहीं छोड़ेगा बेंड करते हुए, ठीक है। सबसे पहला तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका है आपका, स्लैब इज सपोर्टेड ऑन द एजेस बाय फोर वॉल्स एंड देयर आर सुपरस्ट्रक्चर वॉल्स आल्सो अबव द स्लैब। देखो राहुल, यहाँ पर आपका क्या है कि एक स्लैब है, ठीक है। समझ लीजिए ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग है, ठीक है। ये वॉल आई, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक और वॉल आ गई, ठीक है। यहाँ पर एक और वॉल आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी वॉल है, यहाँ भी वॉल है, तो क्या ये स्लैब उठ पाएगा, क्या ये स्लैब यहाँ पे सपोर्ट को छोड़ पाएगा, नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है। स्लैब वैसे का वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही स्लैब बैठा रहेगा, ठीक है। ये सपोर्ट को यहाँ पे नहीं छोड़ पाएगा, यहाँ पे तो बेंड हो जाएगा, पर सपोर्ट पे जो कि ऊपर भी वॉल है नीचे भी वॉल है, तो सपोर्ट पे क्या क्रिएट हो गया, कंप्रेशन क्रिएट हो गया ऊपर की वजह से, है ना। तो कंप्रेशन क्रिएट हो गया तो स्लैब स्लैब को दबा दिया दोनों ने, इस वॉल ने और इस वॉल ने। यहाँ पे, यहाँ से एक रिएक्शन आया, यहाँ से भी एक रिएक्शन आ रहा है ऊपर के फ्लोर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैब वॉल को नहीं छोड़ पाएगा, सपोर्ट्स को नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन द कॉर्नर्स ऑफ स्लैब आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग द स्लैब में बी डिजाइन एज स्पेसिफाइड बिलो, ठीक है। आईएस कोड में आपका एनेक्सर डी पेज 90, ये खोल के बैठिए, ठीक है। यही हम लोग को आज पढ़ना है। वैसे तो मैंने आधा पढ़ा दिया था, पर मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग पिछली क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो पेज नंबर 90 आपको खोल के बैठना है, उसके उसके ही पॉइंट में समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये बोलता है कि बेंडिंग मोमेंट निकालना कैसे है, ठीक है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट, ठीक है। यहाँ पर बी को हम 1000 mm ही मानते हैं, ठीक है। ऐसे हम वन वे स्लैब में मानते थे, ठीक है। और गिवन एज फॉलोइंग, मैंने कहा था एम एक्स कितना होता है, अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर, एम वाई डब्ल्यू अल्फा वाई इंटू डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। डब्ल्यू इंटू एल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए एल एक्स शॉर्टर स्पैन ही यूज हुआ है दोनों में, ठीक है, दोनों फॉर्मूले में। ये फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। भले ही न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं, बट फॉर्मूलेज लिखने को आएगा आपको पेपर में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डब्ल्यू टोटल यूनिट लोड होता है एम एक्स एम बाई मोमेंट ऑन दी स्ट्रिप्स ऑफ यूनिट विथ स्पैनिंग इन एल एक्स एंड एल वाई, ठीक है। एम एक्स है आपका मोमेंट जो एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, एम बाई जो मोमेंट वाई डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। एल एक्स और एल वाई लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन लॉन्गर स्पैन रिस्पेक्टिवली, मैंने बताया था एल एक्स आपका शॉर्टर स्पैन होता है, एल वाई आपका लॉन्गर स्पैन होता है, ठीक है। चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा जो भी मेन री होता है ना स्लैब में, वो हम सिर्फ मिडिल स्ट्रिप में लगाते हैं, किस स्ट्रिप में, मिडिल स्ट्रिप में, ठीक है। मैं आपको डिवाइड करता हूँ मिडिल स्ट्रिप में इसको, एक मिनट, ठीक है। ये आपका मिडिल स्ट्रिप होता है, ठीक है। समझ लीजिए ये आपका एल एक्स है, ठीक है। एल एक्स शॉर्टर स्पैन होता है, यहाँ पे दिख ही रहा है शॉर्टर स्पैन कौन सा है, ठीक है। ये एल एक्स है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका है मिडिल स्ट्रिप 3/4 एल एक्स, ठीक है। और ये आपके हैं साइड स्ट्रिप, ठीक है। ये आपके हैं साइड स्ट्रिप। तो ये कितना होगा, कितना बच गया, एल एक्स बाई 4 बच गया ना, तो दोनों में डिवाइड कर दो, तो ये एल एक्स बाई 8 हो जाएगा और ये एल एक्स बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो री होता है वो आपका मेन री लगता है। जो भी हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, ठीक है,
जो भी समझ लीजिए हमने बेंडिंग मोमेंट एक्स निकाला, इससे अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर से, तो इससे जो हमारा ए एस टी आएगा, ठीक है, वो हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। मेन रीइंफोर्समेंट यहीं पर आएगा, मेन रीइंफोर्समेंट सिर्फ मिडिल स्ट्रिप में आता है, ठीक है। ये आपका है ए एस टी मेन, ठीक है, मेन रीइंफोर्समेंट मिडिल स्ट्रिप में आएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मिडिल स्ट्रिप, एम एस समझ लीजिए, मिडिल स्ट्रिप, ठीक है। इसको बोलते हैं एच स्ट्रिप, क्या बोलते हैं, एच स्ट्रिप, ठीक है। एच स्ट्रिप में आपका क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट आएगा, क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट आएगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट होगा 0.12 इंटू बी इंटू डी, ये याद है सबको, है ना। यही होता था मिनिमम रीइंफोर्समेंट क्राइटेरिया, और इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट के लिए यूज करते थे, ठीक है। तो एच स्ट्रिप में जो एल एक्स बाई 8 लेंथ का होता है, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट लगाते हैं सिर्फ, ठीक है। और जो हम ए एस टी निकालते हैं, अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर, या अल्फा वाई इंटू डब्ल्यू एल एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों की वजह से जो ए एस टी निकालते हैं हम, वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल स्ट्रिप में लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मिडिल स्ट्रिप में, ठीक है, मिडिल स्ट्रिप में लगाते हैं। और मिडिल स्ट्रिप का लेंथ कितना होता है, 3/4 इंटू एल एक्स, ठीक है, समझ गए सब। और एच स्ट्रिप में 0.12 बी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है इस वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अभी लिखा हुआ आएगा आपके सामने, चलिए, ठीक है। ये 3/4 एल एक्स बाई 8, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। देखो एल वाई में भी जो मिडिल स्ट्रिप है आपका, ये 3/4 एल वाई है, और जो एच स्ट्रिप है वो एल वाई बाई 8 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम मोमेंट कैलकुलेटेड एज पर 1.1, 1.1 वही था हमने जो कैलकुलेट किया था, अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू एल एक्स का स्क्वायर, और अल्फा वाई इंटू डब्ल्यू एल वाई एल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। दोनों जो हमने यूज किए थे, इनकी वजह से जो ए एस टी आएगा वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल स्ट्रिप में लगेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। और एच स्ट्रिप में क्या लगेगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो कितना लेंथ होता है 3/4 एल एक्स बाई 8, ठीक है। और आपका जो मेन रीइंफोर्समेंट होता है वो सिर्फ मिडिल स्ट्रिप में लगता है, और एच स्ट्रिप में क्या लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1.2 1.3 हो गया यार, ठीक है। चलिए 1.4, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी टेंशन रीइंफोर्समेंट होगा, सबसे पहले हम किस रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, आपका देखिए, एक और कॉन्सेप्ट को समझना है, स्लैब ऐसे बेंड होता है कि नहीं, स्लैब ऐसे बेंड होता है, ठीक है, नीचे टेंशन ऊपर कंप्रेशन, ठीक है। तो जल्दी बताओ यहाँ पे बार कहाँ पे देंगे, नीचे देंगे ना बार हम, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट बार कहाँ देंगे, नीचे देंगे, है कि नहीं। तो वो वाला रीइंफोर्समेंट, जो कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जब ये ऐसे स्माइली फेस बनाता है ना, इसको बोलते हैं सैगिंग। आपको पता ही होगा, वैसे बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, सैगिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं सैगिंग। तो सैगिंग की वजह टेंशन कहाँ पे क्रिएट होती है, नीचे, ठीक है। तो हम एएसटी कहाँ देते हैं, नीचे देते हैं, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ स्टील हम नीचे देते हैं सैगिंग की वजह से, जहाँ पे टेंशन नीचे क्रिएट होती है, उस स्टील को बोलते हैं हम पॉजिटिव, पॉजिटिव एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, पॉजिटिव एरिया ऑफ स्टील या पॉजिटिव टेंशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, या पॉजिटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट, या पॉजिटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और ये कहाँ पर देते हैं, नीचे देते हैं, ठीक है, कहाँ पे देते हैं, नीचे देते हैं, ठीक है। और एक और बात, अब मैंने आपको बताया था कि स्लैब कभी वो नहीं होता, मतलब बीम्स पे रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। ये आपका स्लैब आया, चलता गया चलता गया चलता गया, ठीक है, ठीक है। ये बेंड कैसे होगा, यहाँ पर, यहाँ पर तो ऐसे बेंड होगा, ठीक है। यहाँ पर तो स्माइली फेस बना रहा है, ठीक है, स्माइल कर रहा है ये, पर यहाँ पर ये स्माइल नहीं करेगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से बना, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बेंड करेगा, है कि नहीं, ऐसे बेंड करेगा। तो आप देख रहे हो कि सपोर्ट पे स्माइली फेस नहीं बन रहा, सपोर्ट पे दुखी है ये, स्माइली फेस नहीं बन रहा। यहाँ पर कहाँ टेंशन हो रही है बताओ, सपो यहाँ पर तो टेंशन नीचे हो रही है और कंप्रेशन ऊपर, तो यहाँ तो क्या हो रहा है, सैगिंग, ठीक है। पर सपोर्ट्स पे देखो, सपोर्ट्स पे टेंशन ऊपर हो रही है और कंप्रेशन नीचे, तो यहाँ क्या होता है, इसको बोलते हैं हॉगिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉगिंग, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ पर तो टेंशन स्टील ऊपर प्रोवाइड करोगे, ठीक है,
प्रोवाइड ऊपर करोगे, ठीक है। पर आप देखोगे सपोर्ट पे जाते जाते नीचे टेंशन नहीं, ऊपर टेंशन आ रही है कि नहीं। तो इसका मतलब है जो हमारा नीचे वाला स्टील है, इसकी कुछ खास जरूरत है नहीं सपोर्ट पे, क्योंकि सपोर्ट पे हमारा कंप्रेशन बन रहा है नीचे, ठीक है, और कंक्रीट कंप्रेशन में ठीक होता है। तो इसलिए सपोर्ट पे हम ऊपर स्टील देते हैं, ठीक है। ये हम रोक देते हैं सपोर्ट से पहले, ठीक है। सपोर्ट से पहले इसको रोक देते हैं, कितना रोकते हैं, ठीक है। इसके लिए दो वैल्यूज है, एक 0.15L और एक 0.30L, ठीक है। नहीं, 0.30L नहीं होता, सॉरी सॉरी, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर होता है आपका 0.25L, ठीक है। जहाँ पर ये देखिए ये कंटिन्यूस सपोर्ट है, ठीक है। कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस सपोर्ट भी समझना है आपको, ठीक है। ये कंटिन्यूस एज है, ठीक, कंटिन्यूस क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट से आगे जा रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर इन केस आपका बीम अगर यहीं पे रुक जाए, ठीक है, यहाँ पे तो कंटिन्यूस हो और यहाँ पे रुक जाए, ठीक है, तो यहाँ पर इस बीम के ऊपर रुक गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, स्लैब का डिसकंटिन्यूस एज, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस एज, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप जहाँ कंटिन्यूस एज है वहां पर आप जो नीचे वाला टेंशन स्टील है आपका पॉजिटिव टेंशन स्टील, उसको 0.25L पे रोक देंगे, कहाँ से, फेस ऑफ सपोर्ट से, ठीक है। पर डिसकंटिन्यूस एज में फेस ऑफ सपोर्ट से आप इसको रोक देंगे, पर कहाँ पर, 0.15L पे, कहाँ पे, 0.15L पे रोक देंगे आप, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका। अभी हम नीचे वाले स्टील की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले स्टील से कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे वैल्यूज हैं। 0.15L और 0.25L किस लिए है, नीचे वाले स्टील के लिए, किस लिए, नीचे वाले स्टील के लिए, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था सपोर्ट पे आपका जनरली टेंशन ऊपर क्रिएट हो रहा होता है, क्योंकि सपोर्ट पे हमारा हॉगिंग बनता है, ठीक है, क्या बनता है, हॉगिंग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें सपोर्ट पे नीचे वाले स्टील की कुछ खास जरूरत होती नहीं है, इसलिए सपोर्ट के फेस से 0.25L पे हम रोक सकते हैं। पर इसमें एक और चीज है, हम सिर्फ 50% स्टील को ही 0.25L और 0.15L पे रोकते हैं, ठीक है, ठीक है। उससे 50% स्टील को मतलब मतलब अगर 10 स्टील है, अगर 10 बार्स हैं तो 5 बार को हम 0.25L पे रोक देंगे और 5 बार को हम सपोर्ट तक ले जाएंगे, ठीक है। अभी ड्राइंग बन के आएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आपको दो वैल्यू याद रखने हैं, 0.15L, 0.25L। कंटिन्यूस एच क्या होता है, डिसकंटिन्यूस एच क्या होता है, ठीक है, और सैगिंग और हॉगिंग क्या होती है, ठीक है। समझ में आ गया वाला डायग्राम, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। Over the continuous edge, the mid continuous edge of the middle strip, the tension reinforcement shall extend in the upper part of the slab a distance of 0.15L from the supports, and at least 50% shall extend at a distance of 0.3L। ये किसकी बात कर रहा है, अपर पार्ट ऑफ स्लैब की बात कर रहा है, और कहाँ पर, सपोर्ट्स के सपोर्ट्स पर, ठीक है। तो बताओ किस किस बेंडिंग फिनोमेना की बात कर रहा है, हॉगिंग की बात कर रहा है कि सैगिंग की बात कर रहा है, और कौन से स्टील की बात कर रहा है, एएसटी नेगेटिव के बारे में बात कर रहा है, एएसटी नेगेटिव आपकी हॉगिंग के लिए होती है, या एएसटी पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है, ये बताओ इसमें से कौन सा बता रहा है, ठीक है। और क्या ये हॉगिंग के बारे में बात कर रहा है कि क्या ये सैगिंग के बारे में बात कर रहा है, बताओ, दोनों का आंसर दो, क्या हॉगिंग के बारे में बात कर रहा है कि सैगिंग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एएसटी नेगेटिव हॉगिंग, बिल्कुल सही विशाल और राहुल, ठीक है, बहुत बढ़िया वीरेंद्र, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही यार, ठीक है। तो ये सपोर्ट्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट्स पे मैंने बता दिया, सपोर्ट्स पे ऐसा बेंड करता है, ऐसा, है कि नहीं। सपोर्ट्स पे हॉगिंग होती है, टेंशन ऊपर होता है, तो इसलिए इस टेंशन को काउंटर करने के लिए सपोर्ट्स पे ये बोलता है कि आपको वहां पर भी बार देने पड़ेंगे, और कितने देने पड़ेंगे, जैसे समझ लीजिए ये आपका बीम जा रहा है, ठीक है, सपोर्ट्स पे, तो सपोर्ट्स पे आपको बार देने हैं, ठीक है, ऐसे बार देने हैं आपको, ठीक है, ऐसे बार देने हैं, और फेस ऑफ सपोर्ट से दोनों तरफ इसका डिस्टेंस होना चाहिए, फेस ऑफ सपोर्ट से कहाँ तक जाएगा स्लैब के अंदर, वो है 0.15L, ठीक है, 0.15L। और उसमें से 50% जो है, 50% 0.3L तक जाएगा, मतलब जैसे अगर 10 बार है तो 10 में से 5 बार तो सपोर्ट के इर्द गिर्द 0.15L तक जाएंगे, ठीक है, 5 बार तो 0.15L तक जाएंगे सपोर्ट के इर्द गिर्द, ठीक है, और 5 बार उनमें से कहाँ तक जाएंगे, 0.3L तक जाएंगे सपोर्ट के इर्द गिर्द, ठीक है, समझ गए। तो ये दोनों पॉइंट समझ गए आप। 1.4 किस लिए है, सैगिंग वाले बेंडिंग मोमेंट को काउंटर करने के लिए, जो हम एएसटी
पॉजिटिव देते हैं नीचे, ठीक है। और 1.5 है आपका हॉगिंग वाले बेंडिंग मोमेंट के लिए, जिसके लिए हम रीइंफोर्समेंट ऊपर देते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। 1.4 1.5, ठीक है। अभी डायग्राम भी आएगा तो चिंता मत कीजिए, ठीक है। एट अ डिसकंटिन्यूअस एज नेगेटिव मोमेंट में अराइज, ठीक है। They depend on the degree of fixity at the edge of the slab, but in general, tension reinforcement equal to 50% of that provided at the mid span. Extending 0.1 L into the span will be sufficient. मतलब देखिए क्या होता है, आपका ये स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब है। तो यहाँ के नेगेटिव के लिए तो हमने दे दिया ऊपर, ठीक है। बट बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ना सिंपली सपोर्टेड हो। मैंने कहा था कि सिंपली सपोर्टेड होता है, पर मैंने क्या कहा था, अगर ये मोनोलिथिकली कास्ट है, अगर ये दोनों आपके मोनोलिथिक है, अगर ये दोनों मोनोलिथिक है, तो क्या ये स्लैब को एंड में बेंड होने देगा? नहीं होने देगा ना। मैंने बताया था ये ऐसे बेंड होगा, यहाँ पर तो सपोर्ट के साथ लगा रहेगा और यहाँ पर बेंड होगा ऐसे, है कि नहीं। मैंने बताया था रेस्ट्रेन स्लैब है ना ये, तो मतलब यहाँ पर ही इसको रोक रहा है ना, रोक रहा है, रोक रहा है, तो ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पर उसको अगर रोक रहा है वो, तो ऑलमोस्ट ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाह रहा है वो, है ना। ये चाह रहा है ऊपर जाना, पर ये खींच रहा है इसको नीचे। अगर किसी भी चीज को नीचे खींचोगे तो कैसे बेंड होगा वो, ऐसे बेंड होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, टेंशन ऊपर क्रिएट हो गया, नीचे कंप्रेशन क्रिएट हो गया, है ना। तो यहाँ पर भी हमें फिर बार देने पड़ेंगे ऊपर, है कि नहीं। तो वही बार को बोल रहा है वो कि वो जो आप यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट दोगे इस चीज के लिए, वो आपका, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रीइंफोर्समेंट होगा, वो आपका जो मिडिल स्ट्रिप में आप रीइंफोर्समेंट निकालोगे उसका 50% होगा, ठीक है। 0.5 ऑफ AST, जो आप मिडिल स्ट्रिप में हम AST निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट की वजह से, उसका 50% होगा। और वो कितना एक्सटेंड करेगा, वो कितना एक्सटेंड करेगा, सपोर्ट से 0.1 L, ठीक है। सपोर्ट से 0.1 L एक्सटेंड करेगा इनटू द स्पैन, इनटू द स्लैब, ठीक है। अभी डायग्राम बन के आएंगे तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है। बाकी आप बस ये ध्यान रखिए कि आपका डिसकंटिन्यूअस एज जहाँ पर स्लैब खत्म होता है, वहां पर भी स्लैब को रेस्ट्रेन किया जाता है, उठना नहीं दिया जाता। और उठने नहीं दिया जा रहा है तो उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, इसका मतलब। और नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसा कुछ बेंडिंग कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इसकी वजह से टेंशन ऊपर बनेगी, ठीक है। टेंशन ऊपर बनेगी तो उसकी वजह से हमें स्टील भी ऊपर देना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर हमने सपोर्ट से 0.15 L या 0.3 L तक रीइंफोर्समेंट दिया था नेगेटिव नेगेटिव मोमेंट के लिए, वैसे ही हम यहाँ पर भी नेगेटिव मोमेंट के लिए रीइंफोर्समेंट देंगे सपोर्ट से 0.1 L दूरी तक, सपोर्ट से 0.1 L दूरी तक। कहाँ पे, डिसकंटिन्यूअस एज पे। ये तो हमने कंटिन्यूअस एज की बात करी थी। 1.5 1.6 दोनों ही हॉगिंग फिनोमिना के लिए यूज हुआ है। और किस लिए, AST नेगेटिव के लिए, किसके किसके, AST नेगेटिव के लिए, ठीक है। 1.5 कंटिन्यूअस एज के ऊपर कितना, 0.15 L 0.3 L। और 1.6 किस लिए, डिसकंटिन्यूअस एज में इसमें एक ही वैल्यू है 0.15 L की, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ उसी का 50% यार, उसी का 50% राहुल, ठीक है। तो हम नीचे मिडिल स्ट्रिप में सैगिंग के लिए जो एरिया ऑफ स्टील देंगे ना, AST, उसी का 50% हम 1.6 वाले प्रोविजन के लिए देंगे, ठीक है। यहाँ पर 50% का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 50% प्रोविजन होगा भी नहीं, क्यों होगा, ठीक है। पर यहाँ पर 50% का प्रोविजन है, ठीक है, ठीक है। चलिए, reinforcement in edge strip parallel to the edge strip, edge shall comply with the minimum एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। मैंने बताया था एच स्ट्रिप कौन सा होता है, एच स्ट्रिप का क्या लेंथ होता है, LX/8, ठीक है। और LY/8 जिस भी स्पैन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें आपका जो रीइंफोर्समेंट होता है वो 0.2 इंटू BD होता है, BD ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल है ये, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। तो 0.12% ऑफ BD होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट देते हैं एच स्ट्रिप में, ठीक है। नहीं, हॉगिंग में जो टेंशन स्टील होता है उसको नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। AST नेगेटिव है अंदर, ठीक है। हॉगिंग में जो एयर स्टील देते हैं उसको AST नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको, समझ में आया ये वाला डायग्राम। ये हम लोग 1.5 नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ 1.4 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। AST
पॉजिटिव, जो हम सैगिंग के लिए नीचे स्टील देते थे, नीचे जो स्टील देते थे, ठीक है, नीचे वाला स्टील, उसके बारे में देखो डायग्राम बना रखा है मैंने, दिख रहा है ना आपको? देखिए ये जो रेड रेड बना रखा है ना, रेड रेड, जो रेड रेड बना रखा है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, ठीक है, मिनिमम रीइंफोर्समेंट लिखा हुआ है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, ठीक है। जो रेड रेड आपको दिख रहा होगा, सिर्फ एजेस पे लगा रखे हैं मैंने ये, एजेस पे, ठीक है। ये जो लेंथ है आपका जिसमें रेड लगा हुआ है वो L/8 है, ठीक है। ये देखिए जो मेन रीइंफोर्समेंट है वो ये है, ये वाला मेन रीइंफोर्समेंट है, ये मेन रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको हमने डिसकंटिन्यूअस एज, ये डिसकंटिन्यूअस एज है, ठीक है, DE मान लीजिए डिसकंटिन्यूअस एज, और ये कंटिन्यूअस एज है, ठीक है, ये आपका कंटिन्यूअस एज है, ठीक है। तो देखिए 0.15 L पे रोक दिया हमने डिसकंटिन्यूअस एज से पहले, ठीक है, और यहाँ पे 0.25 L पे रोक दिया, ठीक है। पर देखिए आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, ये तो रोक दिया आपने, पर इसको नहीं रोका, इसको रोक दिया, इसको नहीं रोका, इसको रोक दिया, इसको नहीं रोका, ठीक है। तो देखिए 50% कंटिन्यू, 50% इज कंटिन्यू टिल द सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 50% कंटिन्यू, मतलब दो में से एक जाएगा सपोर्ट तक, और जो कर्टेल करेंगे इट शुड बी डन एट 0.25 L, ठीक है, कि कब? जब कंटिन्यूअस एज हो, जब कंटिन्यूअस एज हो, और 0.15 L जब डिसकंटिन्यूअस एज हो, ठीक है। ये डायग्राम पूरी तरह समझ में आ गया ना? यहाँ पे हम AST पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो वाई डायरेक्शन के पैरेलल में रीइंफोर्समेंट लगा ब्लू वाला, उसको बोलते हैं AST वाई पॉजिटिव, ठीक है। और जो एक्स डायरेक्शन में लगा, एक्स डायरेक्शन के पैरेलल में जो स्टील लगा ये ब्लैक वाला, उसको क्या बोल रहे हैं? देखो AST एक्स पॉजिटिव, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं? ये डी 1.4 को एक्सप्लेन किया है बस, ठीक है, 1.5 नहीं है, ये 1.4 है सिर्फ, ठीक है। समझ में आया ये वाला डायग्राम बिल्कुल मतलब दिमाग में रख लो, ठीक है। ये वाला डायग्राम बना दोगे तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हो गया ना गॉटेड? सबका गॉटेड हो गया ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलिए 1.5 समझ, 1.4 समझ में आ गया हमें, ठीक है। सपोर्ट्स की मिड तक ले जाओ, ऐसा कुछ आईएस कोड ने बोला नहीं है कितना जाएगा, बट सपोर्ट्स की मिड तक ले जाओ आप, वही सेम चीज उस पर भी आपको करना पड़ेगा ना। हम कहाँ तक ले जाते थे सपोर्ट्स पे? LD लेस देन इक्वल टू M1/V प्लस L0, उसी के कॉन्सेप्ट में चला जाएगा आपका। वैसे स्लैब में, ये टू वे स्लैब में आईएस कोड ने बताया नहीं कितना जाएगा, ठीक है, तो आपके ऊपर है, वो जनरली सपोर्ट्स की मिड तक ले जाते हैं, समझ रहे हो। जनरली साइट पे जाओगे, साइट पे जो मैंने देखा था उसमें आईएस कोड में कोई भी वैल्यू नहीं गिवन थी कितना ले जाएगा सपोर्ट्स के अंदर, ठीक है, तो जनरली वो सपोर्ट्स की मिड तक ले जाते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं सेशन को एंड करता हूँ क्योंकि सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है। सेशन 2 का लिंक भेज रहा हूँ क्लासरूम ग्रुप पे, फटाफट आ जाइए, ठीक है, बड़ा बढ़िया शुरू करेंगे, ठीक है। 1.4 हमने एक्सप्लेन हो चुका है बिल्कुल सही से, हम बिल्कुल एक्सपर्ट बन गए 1.4 में, ठीक है। अब 1.5, 1.6, 1.7 में एक्सपर्ट बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन 2 का लिंक भेजता हूँ मैं, ठीक है, जल्दी आइए उस पर। चलिए फिर 1.4 तो समझ गए सब लोग, है ना? 1.4 समझ गए, मैं इसको एडिट कर दूंगा, 1.5 नहीं है इसमें, 1.4 समझ गए, 0.25L, 0.15L, ASTY पॉजिटिव, ASTX नेगेटिव, ठीक है। और सिर्फ 50% को हम कर्टेल करते हैं कहाँ पर? 0.25L कहाँ से? कंटिन्यूअस एज से, CE, और 0.15L कहाँ से? डिसकंटिन्यूअस एज से, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एज कैसे होता है? जैसे समझ लीजिए कंटिन्यूअस एज में क्या होता है, यहाँ पर एक और स्लैब होता है, ठीक है, यहाँ पर एक और स्लैब होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है कंटिन्यूअस एज, ठीक है, मतलब इस एज के इर्द गिर्द दोनों साइड में स्लैब है, ठीक है। और यहाँ पर भी कंटिन्यूअस एज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी तुम्हारा, यहाँ पर भी स्लैब है, यहाँ पर भी स्लैब है, तो जिस भी एज के इर्द गिर्द स्लैब होता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एज, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये वाला डिसकंटिन्यूअस एज है, क्योंकि यहाँ पर तो स्लैब है, यहाँ पर तो स्लैब है, पर यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है। तो जिस एज के सिर्फ एक ही साइड में स्लैब होता है उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस एज, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एज का कॉन्सेप्ट समझना है ठीक से, ठीक है। इसी के हिसाब से आपका अल्फा एक्स और अल्फा वाई का वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एज का कॉन्सेप्ट समझना है ठीक से, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1.5 और 1.6 को समझते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं आदित्य, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था, इसमें भी बता दूंगा फिर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? टॉप लेयर रीइंफोर्समेंट, टॉप लेयर रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव मोमेंट। नेगेटिव मोमेंट किसके वजह से आता है बताओ? हॉगिंग के वजह से, है कि नहीं? हॉगिंग के वजह से आता है, और उसको क्या बोलते हैं? AST नेगेटिव, क्या बोलते हैं? AST नेगेटिव, ठीक है। और कहाँ पे होता है ये? सपोर्ट पे। तीन चीजें ध्यान रखनी है, सपोर्ट पे होता है नेगेटिव मोमेंट, ठीक है, नेगेटिव मोमेंट क्या बोलते हैं? हॉगिंग, और उसके लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? AST नेगेटिव, ठीक है। कहाँ पर? अपर पे, कहाँ पर? अपर पार्ट पे,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने बताया था जहां पर आपका कंटिन्यूस एज होता है, ये कंटिन्यूस एज है, ठीक है, और ये क्या है, डिसकंटिन्यूस एज, ठीक है। ठीक है, तो कंटिन्यूस एज का मैंने क्या बताया था, एज के ऊपर, एज के ऊपर, एज के इर्द गिर्द 0.15 L तक हमें रीइंफोर्समेंट ले जानी होती है, ठीक है। समझ गए, जैसे ये स्लैब है, ठीक है, और ये सपोर्ट्स है, ठीक है, और ये डिसकंटिन्यूस सपोर्ट है, ठीक है, इसके आगे स्लैब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर प्रोवाइड करेंगे, कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ऊपर टॉप पे, क्योंकि टॉप पे टेंशन है, ठीक है। तो ऐसे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, तो सपोर्ट के फेस से 0.15 L यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0.15 L, ठीक है। सपोर्ट के इर्द गिर्द 0.15 L लेंथ तक हम रीइंफोर्समेंट को ले जाएंगे, कहाँ पर, टॉप पे, क्योंकि टॉप पे हमारा टेंशन बन रहा है, ठीक है। और इसमें ये भी कहा है कि अगर 10 बार है तो 5 बारों को तो 0.15 L ले जाना है इर्द गिर्द आपके कंटिन्यूस सपोर्ट के फेस से, और उसमें से 5 बार आपको 0.3 L तक ले जाना है, ठीक है। 0.3 L, 0.15 L, ठीक है, कहाँ पर, कंटिन्यूस एज पे, ठीक है। और देखोगे डॉटेड मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये टॉप रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो देखिए ये आपका 0.3 L तक गया, यहाँ पर भी 0.3 L, यहाँ पर भी 0.3 L, ठीक है। और ये वाला रीइंफोर्समेंट आपका 0.15 L तक यहाँ पर, 0.15 L तक यहाँ पर। समझ रहे हो, डायग्राम समझ में आ रहा है ना। ये एक्स डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है, वैसे ही देखिए वाई डायरेक्शन में भी डाल रखा है मैंने, ये देखिए ये ब्लू कलर के, ठीक है। 0.15 L सपोर्ट्स के इस साइड, 0.15 L सपोर्ट्स के इस साइड, ठीक है। 0.3 L सपोर्ट्स के इस साइड, ठीक है। ये अच्छे से, वो आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं बना देता हूँ ठीक से, ठीक है। ये आपका ऐसे रीइंफोर्समेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो 0.3 L यहाँ पर, 0.3 L यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर ये 0.15 L, 0.15 L, ठीक है। तो हर दूसरा बार आपका 0.3 L तक जाएगा सपोर्ट्स के फेस से इर्द गिर्द, ठीक है, ठीक है। तो ये 0.3 L तक गया, ये 0.15 L, ये 0.3 L तक गया, ये 0.15 L तक, ये 0.3 L तक, ये 0.15 L तक, ऐसे करके, ठीक है। समझ में आई ये वाला चीज, ठीक है, ठीक है, आ गया ना समझ में, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात करी हमने, कंटिन्यूस एज के बारे में बात करी, ठीक है, कंटिन्यूस एज के बारे में बात करी। वैसे ही आपका डिसकंटिन्यूस एज में मैंने बताया था 0.1 L, 0.1 L सपोर्ट के फेस से, सपोर्ट के फेस से 0.1 L, ये कौन सा है, डिसकंटिन्यूस एज, ठीक है। डिसकंटिन्यूस एज में बताओ स्लैब कहाँ पे होता है, जैसे ये समझ लीजिए ये एज है, तो यहाँ पर स्लैब होगा और यहाँ पर स्लैब नहीं होगा, ठीक है। डिसकंटिन्यूस एज का मतलब उस एज के सिर्फ एक ही साइड में स्लैब है, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्लैब आपका नहीं है, यहाँ पर ये स्लैब है, यहाँ पर स्लैब है, यहाँ भी स्लैब है, इसको क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूस एज, क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूस एज, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड में स्लैब है, यहाँ पर स्लैब नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस एज। और डिसकंटिन्यूस एज में जो नेगेटिव मूवमेंट बनता है रेस्ट्रेन की वजह से, उसके लिए हम सपोर्ट के फेस से 0.1 L तक ले जाते हैं, देख रहे हैं, देखो यहाँ पर भी कोई स्लैब नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा डिसकंटिन्यूस एज बन गया, ठीक है, ये भी हमारा डिसकंटिन्यूस एज बन गया, ठीक है। तो इसलिए देखिए 0.1 L, 0.1 L सपोर्ट के फेस से हमने रीइंफोर्समेंट दे दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। प्रिंस राज ने क्वेश्चन पूछा, राहुल ने आंसर दिया, बिल्कुल सही, ठीक है, दोनों ही सही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो कंटिन्यूस एज में जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है 0.3 L, 0.15 L ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। और डिसकंटिन्यूस एज में जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है जो ऊपर प्रोवाइड करते हैं वो 0.1 L, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू, ठीक है। समझ गए, ये डायग्राम समझ गए ना, यस या नो, समझ गए सब लोग ना, ठीक है। ये डायग्राम तो 1.4, 1.5, 1.6 तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, वर्ड्स में भी और डायग्राम से भी, ठीक है। ये डायग्राम है नहीं आईएस कोड में, ठीक है, सेव करके रखना है डायग्राम्स को, ठीक है। ट्राई करना एग्जाम में अगर डायग्राम बना पाओ तो और ही बढ़िया होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं एक ऐसा व्यू बनाया मैंने बीम का, एलिवेशन व्यू बनाया है जिसमें आपको सब कुछ दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। देखिए सपोर्ट्स पे ऊपर प्रोवाइड किया है स्टील, ठीक है, 0.15 L, 0.3 L, ठीक है। ये देखिए ये वाला 0.15 L तक ले गए, इसको 0.3 L तक ले गए, कहाँ से, फेस ऑफ सपोर्ट से, ठीक है, फेस ऑफ सपोर्ट से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और ये रेड कलर का जो है क्या है, ये मैंने बताया था रेड कलर क्या होता है, मिनिमम रीइंफोर्समेंट, ठीक है, 0.12% ऑफ BD,
इन दी एच स्ट्रिप, L/8, ठीक है, रेड कलर, ठीक है, समझ गए। और जो हम नीचे प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। तो अगर हमें ऐसा स्लैब है, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन का रीइंफोर्समेंट है और ये वाई डायरेक्शन का रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो अगर हम इस साइड से देख रहे हैं इसको, ठीक है, इस साइड से देखने पर हमें ऐसा दिखेगा, ये जैसा ये दिख रहा है डायग्राम, ठीक है। तो इस साइड से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, एक्स तो हमें दिखेगा लंबा लंबा जाता हुआ, और वाई का सिर्फ डॉटेड लाइन दिखेगा, सिर्फ डॉट दिखेगा वाई का, है कि नहीं। तो वही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्लू रंग के डॉट दिख रहे हैं, वो वाई डायरेक्शन में नीचे प्रोवाइड करते हैं हम जो स्टील, ठीक है। तो क्या होगा, AST/Y पॉजिटिव, और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है सीधा सीधा नीचे, वो है आपका ASTX पॉजिटिव, ठीक है। और कहाँ पे रोकते हैं इसको, मैंने बताया था, ये डिसकंटिन्यूअस एज है, यहाँ पर स्लैब नहीं है आपका, ठीक है, ये स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब है आपका, ठीक है। और ये आपकी बीम्स है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस एज है, यहाँ पर स्लैब है आपका, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है आगे जाके, ठीक है, यहाँ खत्म हो जाता है ये। तो यहाँ पर हम 0.15L पे रोक देंगे, और डिसकंटिन्यूअस एच पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को नीचे वाले को 0.25L पे रोक देंगे, कंटिन्यूअस एच, सॉरी, कंटिन्यूअस एच पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को 0.25L पे रोक देंगे, ठीक है। और मैंने बताया था डिसकंटिन्यूअस एच पे आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए 0.15L है, 0.15L फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट, है कि नहीं, 0.15L फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट। और इसका एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ AST पॉजिटिव, ठीक है, हाफ ऑफ AST पॉजिटिव, ठीक है। ये डायग्राम देखो सब लोग, ठीक है, डायग्राम देखो ध्यान से, कोई डाउट आया तो बताओ, मैंने आपको 1 मिनट दे रहा हूँ डायग्राम देखने के लिए। देखो ये ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, अब साउंड आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो कौन से आपको वैल्यू याद रखने हैं, 0.15, सबसे पहले तो AST पॉजिटिव के लिए जो हम नीचे प्रोवाइड करते हैं उसके लिए 0.15L डिसकंटिन्यूअस एज, 0.25L कंटिन्यूअस एज। और जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक कंटिन्यूअस एज पे देते हैं, एक डिसकंटिन्यूअस एज पे देते हैं। कंटिन्यूअस एज पे सपोर्ट के इर्द गिर्द 0.3L, 0.15L, 0.3L, 0.15L, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस एच पे 0.1L, ठीक है, एक ही उसमें वैल्यू है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस एच पे जो रीइंफोर्समेंट देते हैं उसका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू ASTX पॉजिटिव, ठीक है। तो आपने इसमें ये, अगर एक्स डायरेक्शन वाला है, अगर वाई डायरेक्शन वाला होगा तो इसी का 50% होगा वो, ठीक है। तो नीचे प्रोवाइड करते हो स्टील, उसका 50% एरिया आपको डिसकंटिन्यूअस एच पे टॉप पे देना है, ठीक है, कहाँ तक, 0.1L, ठीक है, समझ गए सब लोग। ये डायग्राम 1.5, 1.4, 1.6 सबके लिए है ये डायग्राम, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। मैं लिखा भी हुआ है, सिंस एट सपोर्ट टेंशन इज क्रिएटेड एट द टॉप ऑफ द स्लैब नोन एज नेगेटिव टेंशन, therefore reinforcement is called AST negative provided at the top near the edge or support of the slab, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, सपोर्ट के अंदर से जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, सपोर्ट के मिड तक ले जाएगी, उसमें कुछ गिवन, हाई स्कूल में गिवन नहीं है सपोर्ट के कितने अंदर जाएगा, ठीक है, ठीक है। स्लैब में एल क्लियर के हिसाब से नहीं, एल इफेक्टिव के हिसाब से ही करते हैं हम, ठीक है। वो सिर्फ आपके कैंटिलीवर में था ना, सिर्फ कैंटिलीवर में था आपका कि एल क्लियर एल इफेक्टिव सेम था, पर ये तो सिंपली सपोर्टेड ही होता है, ये वाला स्लैब तो, ठीक है, चारों ओर सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड की तरह ही होगा, उसमें भी एल इफेक्टिव यूज करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम समझ में आ गया, इसमें समराइज हो गया पूरा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, अब क्लास 29 अब जाके शुरू हो रही है, मैंने आपको पूरा रिवाइज कर दिया पिछली क्लास, अब कोई क्लास मिस कर रहा है तो फिर से रिवाइज नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे हम टॉर्जन रीइंफोर्समेंट की। ठीक है, टॉर्जन रीइंफोर्समेंट की। ठीक है, टॉर्जन रीइंफोर्समेंट कब देते हैं? शैल बी प्रोवाइडेड एनी कॉर्नर व्हेन द स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड बोथ द एजेस मीटिंग एट द कॉर्नर। मतलब आपका ये स्लैब यहाँ पे मीट कर रहा है। ठीक है, ये स्लैब के सपोर्ट्स हैं, यहाँ पे स्लैब है। ठीक है, बीच में स्लैब है, तो यहाँ पर भी कोई स्लैब नहीं है आगे, यहाँ पर भी कोई स्लैब नहीं है आगे। ठीक है, यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस और यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो जाएगा, कंटिन्यूअस। यहाँ भी स्लैब नहीं, यहाँ भी स्लैब नहीं है। तो जब यहाँ भी स्लैब नहीं होता और यहाँ भी स्लैब नहीं होता, तो यहाँ पे हम टॉर्जन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टॉर्जन रीइंफोर्समेंट एक मेश टाइप में प्रोवाइड करते हैं। कितना प्रोवाइड करते हैं सब कुछ बताऊंगा अभी, पर आपको ये ध्यान रखना है कि मेश टाइप में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट से L/5 डिस्टेंस तक। ठीक है, सपोर्ट से L/5 डिस्टेंस तक। और कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? ऊपर। ठीक है, टॉप पे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, shall provide at any corner when the slab is simply supported on both the edges meeting at the corner. It shall consist of top and bottom reinforcement, each with layers of bars placed parallel to the side of the slab and extending from the edge to a minimum distance of 1/5 of the shorter span. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, Lx/5 तक देते हैं। ठीक है, कहाँ तक? Lx/5 तक। The area of reinforcement in each of these four layers shall be 3/4 of the area required at the maximum mid span moment। ठीक है, मैक्सिमम मिड स्पैन मोमेंट किस कौन सा होता है? mx। मैंने बताया था mx से ज्यादा होता है, तो mx के लिए कौन सा प्रोवाइड करोगे आप? एरिया ASTx पॉजिटिव नीचे। ठीक है, तो इसी का 3/4 आपको प्रोवाइड करना है 4 लेयर्स में। ठीक है, तो हर एक लेयर में कितना आ जाएगा? 3/4 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो आपको चार लेयर में एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना है, और इसका टोटल एरिया होगा 3/4 ऑफ ASTx पॉजिटिव। ठीक है, ASTx पॉजिटिव। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? अभी डायग्राम भी आएगा। वैसे आपको वर्ड में तो कोई डाउट नहीं है ना? तो मैंने बोला है यहाँ पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको? ठीक है, टॉर्जन रीइंफोर्समेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, टॉर्जन रीइंफोर्समेंट क्यों बोलते हैं? देखिए क्या होता है। देखिए, टॉर्जन, सबसे पहली बात टॉर्जन होता क्या है? देखिए टॉर्जन क्या होता है आपका, ये इसको बोलते हैं बेंडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंडिंग, ये होता है आपका बेंडिंग। ठीक है, ठीक है, पर आपका जैसे समझ लीजिए कि ऐसा बीम है। ठीक है, और इसमें ऐसा लग रहा है मोमेंट, तो ये ऐसे बेंड हो रहा है। ठीक है, पर समझ लीजिए इसमें अगर ऐसा मोमेंट लग गया, ऐसा, तो ये क्या कर रहा है इसको? बताओ, ये ट्विस्ट कर रहा है ना इसको। आपने कभी देखा है जब कपड़े कपड़े को निचोड़ते हो आप, किसी कपड़े को निचोड़ते हो तो कपड़ा ट्विस्ट होता है ना? है ना? कपड़ा ट्विस्ट होता है कि नहीं होता है? होता है ना? समझ रहे हो? उसी को बोलते हैं टॉर्जन। वो वाला बेंडिंग तो उसको ट्विस्ट करे, उसको बोलते हैं टॉर्जन। ठीक है, समझे? और टॉर्जन, ठीक है, टॉर्जन पढ़ा है ना? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया पढ़ा है, तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो देखिए जैसे सर ये आपका एक सपोर्ट है और ये दूसरा सपोर्ट है। ठीक है, ठीक है, तो इस पे जो बेंडिंग होगी वो ऐसे बेंड करेगा। ठीक है, पर जब भी दो बीम्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो इस जो ये बीम एक में जो बेंडिंग मोमेंट लगेगा, जो बीम ए में जो बेंडिंग मोमेंट लगेगा ना, वो बेंडिंग मोमेंट ए में तो ऐसा बेंड कराएगा। ठीक है, पर बी में यही वाला बेंडिंग ऐसा लगेगा। रेड से बनाता हूँ, यही वाला बेंडिंग बी में ऐसा लगेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो जो ए में बेंडिंग मोमेंट होगा वो बी में क्या होगा? वो बी में से कराएगा ट्विस्ट। ठीक है, बी को कराएगा ट्विस्ट, ट्विस्ट या टॉर्जन कराएगा उसमें। ठीक है, तो ये कब होता है? जब आपका यहाँ पर भी स्लैब नहीं है और यहाँ पर भी स्लैब नहीं है। ठीक है, जब दोनों ही एज जो मीट कर रहे हैं दोनों ही डिसकंटिन्यूअस एज है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस एज। जब दोनों ही डिसकंटिन्यूअस एज है, तो एज ए में जो बेंडिंग मोमेंट है वो बी को क्या कराएगा? ट्विस्ट। क्या कराएगा? ट्विस्ट कराएगा बी को। ठीक है, बी में टॉर्जन क्रिएट करेगा। इसलिए इस चीज के लिए हमें टॉर्जन रीइंफोर्समेंट देना होता है। ठीक है, वो टॉर्जन रीइंफोर्समेंट का सबसे पहले बात, एरिया कितना होता है? 3/4 ऑफ ASTx पॉजिटिव। ठीक है, ASTx पॉजिटिव। ठीक है, और कितने लेयर प्रोवाइड करते हैं? 4 लेयर्स में। कितने लेंथ तक? Lx/5। ठीक है, L/5 नहीं, Lx/5, शॉर्टर स्पैन।
ठीक है, टू अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1/5 ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पैन। ठीक है, LX/5 तक प्रोवाइड करते हैं। कितना एरिया होता है टोटल? 3/4 इंटू AST(x) पॉजिटिव। ठीक है, और कितने लेयर्स में? 4 लेयर्स में। ठीक है, तो 3 और वैल्यूज आ गई, LX/5, 3/4 AST, 4 लेयर। ठीक है, ये सब मैंने IS कोड से उठाया हुआ है। ठीक है, तो इनके अगर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है IS कोड को। ठीक है, समझाने के लिए मैंने बोला है आपको। ठीक है, ठीक है। टॉर्जन रीइंफोर्स मैंने बताया था किस लिए प्रोवाइड होता है, ये डिसकंटिन्यूअस एज के लिए। किस लिए होता है? डिसकंटिन्यूअस एज के लिए। ठीक है, ठीक है। और एक और बात समझ लीजिए कि आपका ये डिसकंटिन्यूअस एज है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्लैब नहीं है, यहाँ पे आपका स्लैब नहीं है, पर यहाँ पे आपका स्लैब है, यहाँ पे आपका स्लैब है। तो अगर ऐसा कोई एज है जहाँ पर एक एज कंटिन्यूअस है और एक एज डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉर्जन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे 4 लेयर्स में, ठीक है, वो हुआ टॉर्जन रीइंफोर्समेंट आपका 3/8 होगा। ठीक है, अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है, मैंने क्या कहा था, 3/4 होगा। ठीक है, पर अगर उसमें से एक ही कंटिन्यूअस है और एक कंटिन्यूअस है, तो उसका एरिया होगा 3/8। लेंथ वही होगी LX/5। ठीक है, और उसका एरिया होगा 3/8 ऑफ AST पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हुए तो 3/4 ऑफ एरिया LX/5 तक, और उसमें से अगर एक भी कंटिन्यूअस हुआ तो कितना एरिया हो जाएगा? 3/8। ठीक है, और मैंने बताया था टॉर्जन रीइंफोर्समेंट कब देते हैं? जब कहीं पर दो डिसकंटिन्यूअस एज हो। ठीक है, पर अगर दोनों ही एज कंटिन्यूअस हुए, अगर दोनों ही एज कंटिन्यूअस है तो वहां पे कोई टॉर्जन रीइंफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए? टॉर्जन रीइंफोर्समेंट समझ में आ गया ना? ठीक है, और लास्ट आपका यही है, वेयर Ly/Lx इज ग्रेटर देन 2, स्लैब शैल बी डिजाइन एज 1 वे। ये तो पता ही है हम लोगों को। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉर्जन रीइंफोर्समेंट का डायग्राम दिखाता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए, देख रहे हो? समझ में आ रहा है? लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, देखिए 1 नंबर जो है, ये देखिए 1 नंबर जो है, इसमें क्या है, बोथ एजेस आर डिसकंटिन्यूअस एट 1 and 4। देख रहे हो? 1 and 4, ये भी यहाँ भी कोई स्लैब नहीं है, यहाँ भी कोई स्लैब नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो वहां पर कितना एरिया दिया हमने? 3/4 ऑफ AST(x) पॉजिटिव। कहाँ तक? LX/5 कहाँ से? फेस ऑफ सपोर्ट से। ठीक है, समझ गए? और यहाँ पर देखो, एक ये तो डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे स्लैब नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, पर यहाँ पे स्लैब है तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना एरिया हो जाएगा? इसी का हाफ, 3/4 का हाफ 3/8। ठीक है, और कितने लेंथ तक? LX/5। ठीक है, ठीक है, कितने लेयर्स में? 4 लेयर्स में। कितने लेयर्स में? 4 लेयर्स में। ठीक है, समझ में आ गया ना? 1.8 1.9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूअसनेस कंटिन्यूअसनेस समझ में आ गया ना? अब हम स्लैब के बिल्कुल एंड पार्ट में है, इसमें हम समझेंगे α(x) α(y) की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है आपका, 4 लेयर प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब होता है कि आपका ऐसा होता है। देखिए जैसे आपका ये स्लैब है। ठीक है, ठीक है, ये कंटिन्यूस जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे प्रोवाइड करेंगे 4 लेयर्स में। ठीक है, ये होता है वो 4 लेयर। अब समझ में आया? ठीक है, ये होता है वो 4 लेयर। समझ गए? ठीक है, और सपोर्ट से कहाँ, सपोर्ट से आगे कहाँ तक? LX/5 तक। ठीक है, सपोर्ट से आगे कहाँ तक? LX/5 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे α(x) α(y) की वैल्यू कैसे आती है। ठीक है, अब देखिए α(x) और α(y), फटाफट पेज नंबर 91 निकालो। सबको पेज नंबर 91 निकालना ही पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा। जल्दी निकालो पेज पेज नंबर 91। ठीक है, निकाल लिया ना पेज नंबर 91 सबने? 4-5 बच्चे हाँ बोल दो ग्रुप पे तो समझ में आ जाएगा मेरे को।
चैट पे 4-5 बंदे बोल दो हाँ निकाल लिया तो समझ में आ जाएगा मेरे को। ठीक है, निकाल लिया ना, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि दो चीजें हैं। आपको दिख रहा है ये अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू गिवन है ना। शॉर्ट स्पैन कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं अल्फा एक्स, ठीक है। तो शॉर्ट स्पैन कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं अल्फा एक्स, और लॉन्ग स्पैन कोएफिशिएंट को बोलते हैं अल्फा वाई। ठीक है, ठीक है। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो आपको दिख रहा होगा कि स्पैन का रेशियो गिवन है 1.1, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, है कि नहीं, है ना। ठीक है, और कहाँ से ले कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 2 तक जा रहा है। ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। एक मिनट, हाँ मैं काम करता हूँ, इसमें निकाल ही लेता हूँ वरना आपको समझ में नहीं आएगा। निकालू, ठीक है। आया, चलो ठीक है, यही से समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ। स्क्रीन शेयर रुक गई होगी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट, हाँ। देखिए इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सबका यही निकला हुआ है ना। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, कहाँ से लेके वहां तक 2 तक, ठीक है। और ये गिवन है अल्फा एक्स, ठीक है। ये गिवन है अल्फा एक्स की वैल्यू, ये गिवन है अल्फा वाई की वैल्यू, ठीक है। देखेंगे जब वन होता है, जब एल वाई बाई एल एक्स आपका वन होता है, तो देखिए अल्फा एक्स की वैल्यू कितनी है, समझ लीजिए यहाँ पर 0.032, अल्फा वाई भी वही है, ठीक है। तो देखिए अल्फा वाई जो होता है वो कांस्टेंट है, देख रहे हो ना। अल्फा वाई कांस्टेंट, जैसे अगर आपका एक केस है, जैसे वन, केस नंबर 1 है, ठीक है। केस नंबर में अल्फा वाई का वैल्यू तो सेम है, 0.032। अल्फा एक्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, ठीक है, वो चेंज हो रही है आपकी। ठीक है, ठीक है। अल्फा एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है किसके साथ साथ, एल वाई बाई एल एक्स में। सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि कौन सा केस है इसमें से, ठीक है। इसमें टोटल 9 केस है, टोटल 9 केसेस है, आपको दिख रहा है टोटल 9 केसेस है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि 9 में से कौन सा केस है मेरा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आपको अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू रिपोर्ट करनी है। समझ गए, समझ गए ना। चलिए, तो मैं अब पीपीटी में वापस जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो 9 केसेस है वही आपको समझाना है मेरे को, ठीक है, कि उन 9 केसेस में से कौन सा केस क्या है, ठीक है। आपको वैसे तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बट आपको देख कर ही पहचान में आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला केस है इंटीरियर पैनल, दिख रहा है आपको, फर्स्ट में लिखा हुआ है इंटीरियर पैनल, ठीक है। देखिए आईएस कोड और पीपीटी दोनों नहीं खोल पाऊंगा मैं एक साथ, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ट्राई कीजिए आईएस कोड खोलने का, या तो पीडीएफ खोल के रखिए, या तो आपके पास अगर हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी खोल के रखिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है इंटीरियर पैनल, जिसमें आपका चारों ओर से जो स्लैब है वो कंटिन्यूअस है, चारों ओर से एच कंटिन्यूअस है, आपको दिख रहा है। ये नंबर मैंने नंबर ही वैसे कर रखे, ठीक है। तो ये वन वाला स्लैब जो है, इसमें देखिए यहाँ भी कंटिन्यूअस है, यहाँ भी कंटिन्यूअस है, यहाँ भी कंटिन्यूअस है, यहाँ भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। इंटीरियर पैनल है, ठीक है। ये भी एच कंटिन्यूअस है उसका, ये भी एच कंटिन्यूअस है, ये भी एच कंटिन्यूअस है, ये भी एच कंटिन्यूअस है, ठीक है, ठीक है। वैसे इस डायग्राम में आप देखिए जो ये डीसी लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूअस, ये मैंने रेड से मार्क कर रखा है वैसे, ठीक है, रेड पेन से मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। रेड कलर मतलब डिसकंटिन्यूअस एच, ठीक है। तो उससे भी पहचान सकते हो इसको, ठीक है, समझ गए। तो पहला वाला केस एक ऐसा स्लैब है जिसके सबके सब एच कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखिए, जो भी एल, तो पहला वाला केस पहचान लिया, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन में एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू गिवन रहेगी, उसके हिसाब से आपको उसी के रो में अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू लेनी है, ठीक है, समझ गए। सबसे पहला है नेगेटिव मोमेंट एट कंटिन्यूअस एज, मैंने बताया था एज पे आपका नेगेटिव मोमेंट होता है। तो नेगेटिव मोमेंट एट कंटिन्यूअस एज में आपको 0.0, अगर आपको बोला है कि आप इसका नेगेटिव मोमेंट निकालिए, एम एक्स नेगेटिव निकालिए, ठीक है, किसका, फर्स्ट का। कैसे निकालेंगे, अल्फा एक्स क्या है, समझ लीजिए एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू आपकी आपकी है 1.1, समझ लीजिए, ठीक है। तो अल्फा एक्स की वैल्यू जल्दी बताओ क्या है, जल्दी बताओ। केस नंबर 1 के लिए एम एक्स नेगेटिव के लिए कंटिन्यूस एच पे जो हमें नेगेटिव मोमेंट निकालना है, उसके लिए अल्फा एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फा वाई की वैल्यू क्या है, और एल वाई बाई एल एक्स इक्वल टू 1.1। ये मेरे को समझ में आएगा, तो समझ में आया है। केस नंबर 1 नेगेटिव मोमेंट
के लिए अल्फा एक्स की वैल्यू, अल्फा वाई की वैल्यू जब एल वाई बाई एल एक्स 1.1 है, जल्दी बताओ। बहुत ही सही, बिल्कुल सही, ठीक है। 0.037 अल्फा एक्स, अल्फा वाई क्या है, वो तो कांस्टेंट है 0.032, ठीक है। इसी को आपको डब्ल्यू इसी को आपको डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका बेंडिंग मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन नेगेटिव वाला एंड बेंडिंग मोमेंट इन वाई डायरेक्शन पॉजिटिव वाला आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इन 9 केसेस में से कौन सा केस है वो, ठीक है। उसके बाद आपको एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू निकालनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि नेगेटिव मोमेंट निकालना है कि पॉजिटिव मोमेंट निकालना है, ठीक है। मैंने बताया था नेगेटिव मोमेंट कहाँ पर होता है, एज पे। अगर बोला है कि आपको एज पे या सपोर्ट मोमेंट निकालना है तो कौन सा मोमेंट होगा वो, नेगेटिव मोमेंट, ठीक है। और अगर बोला है कि मिड स्पैन पे निकालना है, मिडिल पे निकालना है, तो मिडिल में जो बेंड करता है वो सैगिंग होता है, तो कौन सा मोमेंट होगा, पॉजिटिव मोमेंट, ठीक है। समझ गए, ठीक है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर है सेकेंड केस, वन शॉर्ट एज कंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब शॉर्ट एज मतलब एल एक्स, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि एल एक्स तो कंटिन्यूअस है, ठीक है, पर एल वाई जो है, ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें एक एज आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, कोई एक एज, ठीक है। सेकंड केस क्या है, कोई एक एज आपका डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये शॉर्ट एज जो है ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, बट ये शॉर्ट एज जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इसमें तो सेकेंड वाला केस क्या है, वन शॉर्ट एज कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर एक शॉर्ट एज कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली बात है दूसरा शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप केस बोल दीजिए इसको वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस या वन एज कंटिन्यूअस, ठीक, कोई भी बोल दीजिए, सेम केस है, ठीक है। तो सेकेंड केस क्या हुआ, वो वाला स्लैब जिसमें एक एक शॉर्ट एज क्या होता है, एल एक्स, ठीक है। एक शॉर्ट एज आपका डिसकंटिन्यूअस है और एक शॉर्ट एज आपका कंटिन्यूअस है। समझ गए सेकेंड वाला केस मैंने बना रखा है। तो ये भी सेकेंड वाला केस है, ये भी सेकेंड वाला केस है कि नहीं। यहाँ पर भी देखिए सिर्फ एक शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस है, एक शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। सेकेंड वाला केस समझ गए, ठीक है। तो चलिए बताइए, अगर सेकेंड केस है, ठीक है, और एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू आपकी 1.75 है, ठीक है, ठीक है। तो अल्फा एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव मोमेंट के लिए, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव मोमेंट के लिए, पॉजिटिव मोमेंट के लिए अल्फा एक्स की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। सेकेंड केस है एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू 1.75 है, ठीक है। आपको पॉजिटिव मोमेंट के लिए अल्फा एक्स की वैल्यू बतानी है, अल्फा एक्स की, अल्फा वाई की दिखी रही है हमें सबके लिए कांस्टेंट है, अल्फा एक्स की बताइए, 0.048, बिल्कुल सही, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक है। ऐसे ही आपको केसेस पहचानने हैं, ठीक है। चलिए अब थर्ड केस देखते हैं। सेकेंड केस था वन शॉर्ट एज कंटिन्यूअस, थर्ड केस है वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब एक लॉन्ग एज आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड वाला केस देखिए, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला केस, ये छोटा है ना ये वाला एज, दोनों एज कंटिन्यूअस है बट एक शॉर्ट एज आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। एक शॉर्टेज आपका डिसकंटिन्यूस हो गया, क्यों हो गया, देखिए कहीं पे आपका स्लैब है और यहाँ पे आपका स्टेयर केस आ गया, तो अगर स्टेयर केस है तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्लैब होगा नहीं, सीढ़े होंगे वहाँ पे, स्लैब तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड वाला स्लैब देखिए, इसमें एक लॉन्ग एज आपका डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। चलिए बताइए थर्ड केस है एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू है 1.4, ठीक है, अल्फा एक्स पॉजिटिव, बताइए कितना है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव मोमेंट के लिए, ठीक है। केस थ्री एल वाई बाई एल एक्स 1.4, अल्फा एक्स पॉजिटिव, फटाफट। 0.99 नहीं होगा प्रिंस राज, 0.47 सही है, 0.47 सही है, ठीक है। प्रिंस राज 0.99 नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ केस, टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस, ये वही वाला, बताओ ये फोर्थ केस में, मैं एक टेस्ट करता हूँ, फोर्थ केस में टॉर्जन रीइंफोर्समेंट लगेगा नहीं लगेगा, जल्दी बताओ। सबसे पहली बात तो फोर्थ केस देखो यहाँ पर, दोनों ही एज डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, बिल्कुल राहुल, बहुत सही लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, 3/4 AST की 3/8 AST, दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है, 3/4 AST, 3/8 AST, 3/4 बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल सही। चलो, तो ये समझ गए। तो फोर्थ एज में क्या है, दोनों एजेस डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, दोनों एजेस डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, समझ गए कैसे होता है ये। ठीक है, तो बताइए फोर्थ केस है। ठीक है, फास्टेस्ट फिंगर बताइए। एल बाई एल एक्स की वैल्यू है 1.4, अल्फा एक्स पॉजिटिव, अल्फा एक्स नेगेटिव, अल्फा वाई पॉजिटिव, अल्फा वाई नेगेटिव। जल्दी बताओ ऑर्डर वाइज, जल्दी बताओ। एक ही आंसर बता देना, बार बार मत टाइप करना। ठीक है, एक ही आंसर में सारे आंसर टाइप कर दो। अल्फा एक्स पॉजिटिव, अल्फा एक्स नेगेटिव, अल्फा वाई पॉजिटिव, अल्फा वाई नेगेटिव। फोर्थ केस है एल वाई बाई एल एक्स 1.4 है। जल्दी बताओ। ये आंसर की आ रहा है यहाँ पे, देखते हैं कौन जीता है इसको। 053071। एक, हाँ हाँ हाँ, मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, मेरा उल्टा आंसर करो, सही आंसर है। आदित्य कुमार साहब, तुमने मेरा शायद देख लिया, या फिर बताएं तुमने तुमने भी शायद उल्टा रिपोर्ट कर दिया है। ठीक है, ऊपर नेगेटिव होता है, नीचे पॉजिटिव गिवन होता है। ठीक है आदित्य, ठीक है। मैंने जान मुझको उल्टा लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए फिफ्थ केस समझते हैं। टू शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, टू शॉर्ट एजेस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस मतलब दोनों के दोनों जो एलेक्स है। एक तो हमने सेकंड केस बात कहा था जिसमें एक एज, एक शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस था। ठीक है, फिफ्थ में है दोनों शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस है। ये वो होता है जब आपके रूफ में ना, आपके छत में सिर्फ एक ही स्लैब होती है पड़ी। ठीक है, सिर्फ एक ही स्लैब होती है। ठीक है, ये आपका छत है, समझ लीजिए। तो इसमें यहाँ भी स्लैब नहीं है, यहाँ भी स्लैब नहीं है। ठीक है, बस एक ही रो के स्लैब्स हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ वाला केस और सिक्स वाला केस आता है। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ वाला केस देखिए, दोनों शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ठीक है, ये डायग्राम में समझने के लिए आपको वैसे क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक है, कि कैसा सपोर्ट कंडीशंस है, क्या क्या एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू है। ठीक है, वैसे कभी कभी निकालनी ही पड़ती है एल वाई बाई एल एक्स। ठीक है ठीक है, और एल वाई बाई एल एक्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये इफेक्टिव लेंथ का रेशियो है। ठीक है, एल वाई बाई एल एक्स इफेक्टिव लेंथ की रेशियो देंगे। ठीक है ठीक है, चलिए। तो फिफ्थ वाला केस है, दो शॉर्ट है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, दोनों शॉर्ट है डिसकंटिन्यूअस है आपके। ठीक है ठीक है, तो ये वाला केस है। तो बताइए फिफ्थ केस। फिफ्थ केस, एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू है आपकी 1.2। ठीक है, अल्फा एक्स पॉजिटिव एंड अल्फा वाई नेगेटिव। इसके आंसर देना है आपको। ध्यान रहे, ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है। तो गिवन भी है, बट जल्दबाजी में कभी भी गलती हो जाती है। ठीक है, अल्फा एक्स पॉजिटिव, अल्फा वाई नेगेटिव, एल बाई एल एक्स 1.2। फिफ्थ केस है ये। ठीक है, ओके। अल्फा वाई नेगेटिव तो है ही नहीं फिफ्थ वाले केस में, इसलिए टेस्ट करने के लिए मैंने बताया था। फिफ्थ वाले केस में अल्फा वाई नेगेटिव है ही नहीं कुछ। ठीक है ठीक है, प्रिंस और आदित्य 0.04 तो अपना सही बोला है, बट देखिए अल्फा वाई की वैल्यू है ही नहीं उसमें। ठीक है, समझ गए ना, वाई डायरेक्शन में नेगेटिव मूवमेंट बनता ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सिक्स केस। पहले था टू शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूअस, अब सिक्स केस है टू लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सिक्स में आपको ऐसे दिख दिख के पता नहीं लग रहा होगा, बट ये शॉर्ट है। ठीक है, ये शॉर्ट स्पैन है, ये एल एक्स है। ठीक है, और ये आपका एल वाई है, ये आपका लॉन्ग स्पैन है। तो इसमें लॉन्ग स्पैन आपका डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, लॉन्ग स्पैन आपका डिसकंटिन्यूअस है। फिफ्थ का ठीक उल्टा। ठीक है, टू लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें देखोगे आप नेगेटिव मूवमेंट आपका है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में, देख रहे हो ना, एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव मूवमेंट आपका है ही नहीं। ठीक है, अल्फा एक्स की वैल्यू है ही नहीं इसमें। ठीक है, अल्फा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाली है ही, नेगेटिव वाली सॉरी, अल्फा एक्स की नेगेटिव वाली वैल्यूज है ही नहीं इसमें। ठीक है, अल्फा एक्स नेगेटिव है ही नहीं। ठीक है ही नहीं, अल्फा एक्स पॉजिटिव ही है। अल्फा एक्स पॉजिटिव बताओ एल बाई एल एक्स 1.4 के लिए, बताओ। सिक्स केस है, एल बाई एल एक्स 1.4 है, अल्फा एक्स की वैल्यू बताओ। अल्फा एक्स पॉजिटिव 0.063 है कि नहीं, 0.063।
ठीक है, चलिए अब सेवेंथ केस, 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस एंड 1 लॉन्ग एज कंटिन्यूअस। ठीक है, सेवेंथ केस है। ठीक है, 3 एज उसकी कंटिन्यूअस है और एक लॉन्ग एज उसका, देखिए सेवेंथ केस, डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, और ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, समझ गए सेवेंथ वाला केस। अब एट वाला केस है, 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस एंड 1 शॉर्ट एज कंटिन्यूअस। ठीक है, एक शॉर्ट एज कंटिन्यूअस है और लॉन्ग एजेस दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है, और एक शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, सिर्फ एक शॉर्ट एज कंटिन्यूअस है, वरना और सब डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, सेवेंथ में क्या था कि आपका एक लॉन्ग एज कंटिन्यूअस था, एक लॉन्ग एज आपका कंटिन्यूअस था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक शॉर्ट एज कंटिन्यूअस है। ठीक है, ठीक है, कैंटिलीवर टाइप स्लैब्स होते ही नहीं टू वे ना, टू वे कैसे बनेंगे वो, हम जो टू वे स्लैब की बात कर रहे हैं, कैंटिलीवर स्लैब टू वे कैसे बनेगा बताओ, नहीं बनेगा ना। ठीक है, चलिए अब है 4 एज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये कुछ नहीं है, अगर पूरे के पूरे छत पे एक ही स्लैब है, ठीक है, सिर्फ एक ही स्लैब है और कोई स्लैब नहीं है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, अलग से ही कोई स्लैब बना हुआ है। ठीक है, अलग से ही कोई स्लैब बना, छोटा सा रूम बना हुआ है, उसके ऊपर एक ही छत पड़ी है बस, चारों तरफ दीवार है और बीच में कोई पिलर विलर नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही स्लैब है सिर्फ, तो चारों चारों ओर से वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो उसमें से पॉजिटिव मोमेंट ही आएगा, है कि नहीं, तो पॉजिटिव मोमेंट आएगा उसमें। ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलो, तो टू वे स्लैब हमारा खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, टू वे स्लैब में सब कुछ बता दिया मैंने। ठीक है, आपको अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यू तक कैसे पहुंचते हैं, 0.15 L, 0.3 L, सबका कॉन्सेप्ट के डायग्राम्स भी है इसमें। ठीक है, टू वे स्लैब खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रखे हैं यही चीजें जो इस आफ्टर दिस स्लाइड रीड टेबल 26। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही सेम चीजें मैं लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन भी है इसमें। ठीक है, इसके साथ आपको डायग्राम देखना है। ठीक है, साउंड, अब साउंड की क्या जरूरत है, हो गया अब तो। ठीक है, हो गई बात सब। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए खत्म करता हूँ क्लास में। ठीक है, ठीक है, एक अंडरस्टैंड, ठीक है, एक अंडरस्टैंड स्लैब और होता है। ठीक है, वो आप एक, चलिए, हमने रेस्टोरेंट स्लैब पढ़ा था, रेस्टोरेंट स्लैब में क्या होता है, आपके सपोर्ट पे स्लैब को सपोर्ट को छोड़ने नहीं दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या नेगेटिव मोमेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक रेस्ट्रेंट स्लैब, ठीक है, क्या पढ़ा था, रेस्ट्रेंट स्लैब। रेस्ट्रेंट स्लैब के ऑपोजिट होता है अनरेस्ट्रेंट स्लैब, इसमें आपका सपोर्ट्स पे बीम और स्लैब मोनोलिथिक नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे आपका ये है, तो हमने इस स्लैब के बारे में बात की थी, जहाँ पर आपका सपोर्ट्स पे वो रेस्ट्रेंड है, उठने से उठने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, पर अगर वो सपोर्ट्स पे उठना दिया गया उसको, ठीक है, अगर स्लैब ऐसे बेंड हुआ, ऐसे, ठीक है, ऐसे बेंड हुआ, इसको बोलते हैं अनरेस्ट्रेंड। क्या बोलते हैं इसको, अनरेस्ट्रेंड। तो ये कुछ नहीं है, सिंपली सपोर्टर की तरह ही इसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, आपका अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू इसमें थोड़ी अलग होती है। ठीक है, तो वही हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, आपको वैसे तो मैंने टू वे स्लैब को समझा दिया है, अल्फा एक्स अल्फा वाई वैल्यूज के 9 केसेस समझा दिए हैं। ठीक है, कैसे अल्फा एक्स और अल्फा वाई वैल्यू केसेस पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, एल वाई बाई एल एक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अब अंडरस्टैंड स्लैब एक बार देख लेते हैं। ठीक है, simply supported slab मतलब unrestrained slab. ठीक है, when simply supported slab do not have adequate provision to resist torsion at corner and to prevent the corners from lifting, the maximum moment for unit width are given by the following equation. Equation same है, इक्वेशन अभी भी सेम है। ठीक है, एलएक्स यूज हो रहा है दोनों में, अल्फा एक्स यूज हो रहा है, अल्फा वाई यूज हो रहा है, इसके लिए टेबल अलग है। ठीक है, इसके लिए टेबल अलग है, इसके अल्फा वाई अल्फा एक्स की वैल्यूज अलग है। ठीक है, इस पे ज्यादा मोमेंट्स आता है। ठीक है, क्यों ज्यादा मोमेंट्स आता है बताओ, सपोज देखो क्या होता है, जब रेस्ट्रेन होता है ना, तो ऐसे रेस्ट्रेन होता है। ठीक है, ऐसे रेस्ट्रेन होता है, तो कुछ मोमेंट्स सपोर्ट भी लेता है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पे जीरो नहीं होता। ठीक है, जब रेस्ट्रेन्ड होता है तो बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पे जीरो नहीं होता। वैसे सिंपली सपोर्टेड में क्या पढ़ा था हमने, सिंपली सपोर्ट में ये तो पढ़ा था कि ऐसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है और सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो जीरो है। ठीक है, पर अगर रेस्ट्रेन्ड होता है तो नेगेटिव मोमेंट बन रही है यहाँ पे। ठीक है, तो रेस्ट्रेन्ड में सपोर्ट पे मोमेंट जीरो नहीं होता है। हमने देखा था ऊपर भी, नेगेटिव मोमेंट जो नेगेटिव मोमेंट्स का कहाँ बन रहे, सपोर्ट पे बन रहे थे। ठीक है, तो कुछ कुछ मोमेंट्स हमारे सपोर्ट पे भी जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो मिड स्पैन मोमेंट होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है,
पर जब अनरेस्ट्रेन्ड होता है वो, जब वो होता है अनरेस्ट्रेन्ड, अनरेस्ट्रेन्ड होता है सिंपली सपोर्टेड स्लैब की तरह ही काम करेगा फिर तो वो, है ना, ऐसे बेंड करेगा, है कि नहीं। तो वहां पर क्या होगा, इस पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, सिंपली सपोर्टेड में कैसा होता है, ऐसा होता है। तो सपोर्ट में मोमेंट जीरो है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कुछ सपोर्ट सपोर्ट में कोई मोमेंट नहीं है, तो सारा का सारा मोमेंट कहाँ चला गया, मिड पे। ठीक है, सारा का सारा सपोर्ट कहाँ चला गया, मिड पे, सारा का सारा बेंडिंग मोमेंट मिड पे चला गया, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू होती है ना, वो रेस्ट्रेंड वाले केस से ज्यादा होती है। ठीक है, रेस्ट्रेंड में जो आपका अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यूज थी उससे ज्यादा होता है, ठीक है, अनरेस्ट्रेंड वाले अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यू। ठीक है, आप अगर ऑब्जर्व भी करोगे तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए टेबल देखते हैं। ठीक है, ये वो टेबल है। ठीक है, देखिए आप एल वाई बाई एल एक्स, अब ये बताइए एल वाई बाई एल एक्स इक्वल टू 1.0। ठीक है, और केस नंबर बता लीजिए 2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, केस नंबर 2 है, एल वाई बाई एल एक्स 1.0 है। अल्फा एक्स पॉजिटिव क्या था, अल्फा एक्स पॉजिटिव क्या था टू वे स्लैब के लिए, बताओ, देख कर बताओ फटाफट, क्या था अल्फा एक्स पॉजिटिव क्या था, केस नंबर 2 अल्फा एक्स पॉजिटिव अगर देखोगे तो ये था 0.037। ठीक है, 0.037, और यहाँ पर क्या है देखो 0.062। ठीक है, तो इसलिए अनरेस्टेन्ड स्लैब में, ठीक है, अनरेस्टेन्ड स्लैब में आपका 0.062 है, ज्यादा है ना ये। ठीक है, तो ये आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, यही था बस इसका इस वाले सेशन में। ठीक है, अंडरस्टैंड स्लैब में डायग्राम तो सेम ही होता है, पर अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए, एटलीस्ट 50% ऑफ टेंशन reinforcement वायर मिड स्पैन शुड एक्सटेंड टू सपोर्ट। ठीक है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, सपोर्ट पे आपका 0.1 L और 1 पे हम मोमेंट देते हैं। ठीक है, हम reinforcement देते हैं 0.1 L तक, सपोर्ट से, सपोर्ट के फेस से स्लैब के अंदर तक 0.1 L तक हम reinforcement देते हैं 50% का। वही सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक है, रुकिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द टेंशन reinforcement वायर मिड स्पैन शुड एक्सटेंड टू द सपोर्ट। ठीक है, मतलब आपका ये अगर स्लैब है, ये आपका बीम है और ये आपका स्लैब है अंडरस्टैंड वाला, तो 50% आपका reinforcement तो सपोर्ट के अंदर तो जाना चाहिए। ठीक है, पर जो 50% रुक जा रहा है ना, वो आपका 0.1 L पे रुकना चाहिए। ठीक है, 0.1 L से पहले ना रुके वो। ठीक है, समझ गए, ये वाला 2.2 समझे कि नहीं समझे। 50% सपोर्ट के अंदर तक ले जाइए रीइंफोर्समेंट, पर जो 50% सपोर्ट के अंदर तक नहीं ले जा रहे हो, वो सपोर्ट से 0.1 L से ज्यादा डिस्टेंस पे कंटेन नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, वैसे तो ये तो शेयर तो होगा ही आपको। ठीक है, चलिए, समझ गए। ठीक है, फॉर टू वे स्लैब, टू देखिए वन वे स्लैब में हम लोग क्या यूज करते हैं, 20 यूज करते हैं सिंपली सपोर्टेड के लिए, एल बाई टी की वैल्यू बाई डिफॉल्ट वाली, एल बाई टी की वैल्यू बाई डिफॉल्ट क्या यूज करते हैं सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब के लिए 20, एंड सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर वन वे स्लैब के लिए क्या यूज करते रहे 7। ठीक है, पर ये आपको टू वे स्लैब के लिए यूज नहीं करना। ठीक है, टू वे स्लैब के लिए यूज नहीं होगा ये, सिर्फ वन वे स्लैब के लिए 20 और 7 यूज करते थे। ठीक है, टू वे स्लैब के लिए अगर सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब है तो एल बाई डी वैल्यू होगी 35। ठीक है, बाई डिफॉल्ट वाली। और कौन सा रीइंफोर्समेंट, माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट, माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब, माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हो, सिंपली सपोर्टेड है, टू वे स्लैब है, एल बाई डी रेशियो होगा 35। ठीक है, ठीक है, और इसी को आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर एच वाई एस डी बार यूज होगा। ठीक है, अगर एच वाई एस डी बार यूज हो रहा है, सिंपली सपोर्टेड है, टू वे स्लैब है, तो इसको 0.8 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, समझ गए। ठीक है, और वैसे ही अगर माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट है और कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टू वे स्लैब। ठीक है, ठीक है, हाँ न्यूमेरिकल में से ज्यादा लेंगे, बट न्यूमेरिकल तुम ऐसे कर नहीं रहे इसका, बट हाँ इसमें भी न्यूमेरिकल में
हम 35 से ज़्यादा ही लेंगे क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है? तो वैसे ही आप देखिए, अगर सिम्पली सपोर्टेड का मैंने बोल दिया, ठीक है? 5 मीटर के स्पैन तक, ठीक है? सिम्पली सपोर्ट 3.5 मीटर के स्पैन तक, स्पैन बाय एल बाई डी रेशियो लेंगे 35 माइस्टील के लिए, और 35 इंटू 0.8 मतलब 28 फॉर एच वाई एस डी बार, ठीक है? वैसे ही शीयर चेक आपको वही करना है। आपको पता है शीयर चेक आपका शीयर के लिए सिर्फ चेक करना है, डिजाइन नहीं करना, ठीक है? ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है ये सबको करने नहीं है, ठीक है? डब्ल्यू इंटू एल एक्स बाई टू वी यू बाई बी डी, है ना? इसे वैल्यू तो पता ही है। और टाउ वी शुड नॉट बी ग्रेटर देन के इंटू टाउ सी, ठीक है? समझ गए ना? चलिए, टू वे स्लैब भी खत्म हो गया हमारा आज, ठीक है? ये बस एक छोटा सा केस था अंडरस्टैंड स्लैब का, इसलिए मैंने कहा 10 मिनट्स का सेशन होगा छोटा सा, ठीक है? चलिए, हमारा टू वे स्लैब खत्म होता है। अगले क्लास में हम शुरू करेंगे कॉलम्स, ठीक है? अगले क्लास में शुरू करेंगे हम कॉलम्स, ठीक है? चलिए, एंड करता हूँ मैं क्लास को, ठीक है? मंडे को मिलते हैं।